मास कहेंगे, क्या कह देंगे कि एब्नॉर्मल मोलर मास? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एब्नॉर्मल मोलर मास कह देंगे। अच्छा, मोलर मास में एब्नॉर्मेलिटी का रीजन एसोसिएशन या डिसोसिएशन। आओ कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले। ये ठीक रहेगा, चलो सुनो, ध्यान दो। कल हमने एब्नॉर्मल मोलर मास की बातें स्टार्ट की थी, ध्यान देना। एब्नॉर्मल मोलर मास, एब्नॉर्मल मोलर मासेस, मोलर मास में एब्नॉर्मेलिटी। बताओ क्यों आती है मोलर मास में एब्नॉर्मेलिटी? क्यों आएगी? डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्या कल हमने 3 केस कंसीडर किए थे क्या? केस 1 बताओ, केस 1 कंसीडर किया था अपन ने। इधर ध्यान दो, केस 1 थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। केस 1 बताओ, फर्स्ट केस लिया था ग्लूकोज वाला। कौन सा वाला? ग्लूकोज। 1 मोल ग्लूकोज को किसमें डिसोल्व किया था? जल्दी से बताओ। 1 मोल ग्लूकोज, बोलो किसमें? अच्छा, 1 मोल ग्लूकोज का मतलब कितना है ग्राम ग्लूकोज? 1 मोल ग्लूकोज मतलब 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज कितने में डिसोल्व किया? 1 kg वाटर में। अरे 1 kg वाटर में किया था, नहीं किया था? और घर बैठ के आपने इसका डेल्टा टी भी तैयार किया था एमकेबी वाले फॉर्मूले से। तो क्या आया था घर पे इसका डेल्टा टी? 0.52 केल्विन। ये आया था। ये आपने काम किया था कॉपी में, किसमें? घर बैठ के। तो इसको बोला था आपने थियोरेटिकल या थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड। क्या इसका नाम थियोरेटिकल और कैलकुलेटेड था क्या? थियोरेटिकल और कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी। फिर आपने लेबोरेटरी में तैयार किया था, उसको क्या बोला आपने? एक्सपेरिमेंटल, जो कि आपने टीएस माइनस टीवी करके किया था। अरे टीएस माइनस टीवी से किया था क्या आपने तैयार? आ गया। इसको बोला आपने एक्सपेरिमेंटल। और इसकी वैल्यू क्या आई थी फिर बताओ? एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वाले की वैल्यू क्या आई थी? 0.52 केल्विन। और यहां से भी क्या आ रही थी? 0.52। तो बताओ, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों क्या आ गए थे? सेम आ गए थे, सेम आ गए थे। फिर यहां से आपने एमबी भी तैयार किया था। क्या आपको पता है कि एमबी का फॉर्मूला क्या रहता है? एमबी बताओ, बोलो बोलो, एमबी बोलो। कब तक छोटे डब्ल्यू और बड़े डब्ल्यू में खेलोगे? किसमें खेलो? हजारों में खेलो। कब तक छोटे डब्ल्यू बड़े डब्ल्यू में खेलोगे? हजारों में खेलो। बताओ क्या एमबी का फॉर्मूला ये है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं है? आ गया। तो थियोरेटिकल, कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व। अच्छा, यहां अपन ने कल एक बात की थी, जो डेल्टा टी यहां रखते हैं वो कौन सा रखा जाता है? एक्सपेरिमेंटल रखा जाता है कि कैलकुलेटेड रखा जाता है? यहां आपको रखना होता है एक्सपेरिमेंटल। रखना था, नहीं रखना था? आ गया। जब आपने एक्सपेरिमेंटल रखा तो यहां से एमबी क्या निकल के आया था बताओ? यहां से एमबी क्या आया था? 180 आया था। 180 ग्राम पर मोल ही आया था। अरे आया था ही नहीं आया था? 180 ग्राम पर मोल ही आया था, नहीं आया था? इस एमबी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और एक थ्योरेटिकल मोलर मास होता है। बताओ थ्योरेटिकल मोलर मास कैसे बनाते थे आप लोग? ग्लूकोज का फॉर्मूला है और गिनती कर लो, पूरी कैलकुलेशन कर लो। कौन सी कैलकुलेशन बताओ? क्या 12 के 6 कार्बन ऐसे कर लो, फिर 12 हाइड्रोजन है और 16 की 6 क्या ऑक्सीजन, ऐसे करके जब आप करते हैं 72, 12, 96 ऐसे करने से ये कितना आता है? 180। ये 180 आता था फिर। अरे आता था, नहीं आता था? ये भी तो 180 आ रहा है। और इसको बोलते हैं कौन सा? कैलकुलेटेड मोलर मास। कौन सा मोलर मास? कैलकुलेटेड मोलर मास। क्या बताओ, इसको कैलकुलेटेड मोलर मास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आ गया। अब ये आपका कैलकुलेटेड मोलर मास है, क्या ये आपने सीपी से तैयार किया है? क्या ये आपने सीपी से तैयार किया है? क्या ये केवल ऐसे गिन गिन के बना लिया? गिन गिन के बनाया।
क्या करके बनाया? तो गिन गिन के बनाया। वो कौन सा कहलाया? गिना हुआ, कैलकुलेटेड। और जो बिना गिने सीपी से तैयार किया, बताओ ये सीपी से तैयार किया है क्या? ये कहलाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्या कहलाएगा? ऑब्जर्व मोलर मास। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कल की लिस्ट में है क्या वो वाला मामला है क्या कल की लिस्ट में? कहाँ गया होगा? ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बात कर रहे हैं? खाली पड़ी है तो यार, ये तो खाली पड़ी है। ये वाला होना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 20 पेज है, 20 छोड़ना पड़ जाए कल अपन में। क्या आ रहा है भाई? कुछ तो आएगा। ये क्या आ गया? 11 तो आ गई। तो चलो जाने तो, फिर नहीं मिल रहा तो और तो कहाँ मिल सकता है? नाम लिखना चाहिए अपन को, हैं? ये वाला चलो छोड़ो फिर जाने दो। इसको पहले बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर लेते हैं। चलिए आओ इधर देखो। आप तो बताओ आ गई है बात समझ में? 180 कैसा था? कैलकुलेटेड। और 180 कैसे है? ऑब्जर्व। अरे बोलो है कि नहीं? ये केस 1 किया, आ गया। ये आपने संडे की शाम को किए थे सारे, आपने ध्यान है क्या आपको? फिर सेकंड केस लिया था आपने। इस बार सॉल्यूट क्या लिया था आपने? NaCl लिया था इस बार आपने, NaCl। और जब NaCl के साथ में सेम कार्यक्रम किया, क्या ध्यान है क्या आपको? सेम सब कुछ किया आपने। वही 1 kg वाटर, 1 kg वाटर, 1 मोल NaCl। अच्छा एक बार जल्दी से 1 मोल NaCl का मास बता दो। 58.5। कितने ग्राम? 58.5। इतने ग्राम आ गया। अच्छा NaCl का वो ऐसे वाला मोलर मास बताओ। ऐसे वाला मोलर मास बताओ। ऐसे गिन के बताते थे, ऐसे गिन के बताते थे। Na का कितना? 23। और क्लोरीन का कितना? 35.5। तो मिला के कितना? मिला के आया 58.5। ये जो था ये इसका कौन सा मोलर मास है? ये कैलकुलेटेड मोलर मास है। अरे कौन सा मोलर मास है? ये कैलकुलेटेड मोलर मास। क्या बात समझ में आ गई? ये कैलकुलेटेड मोलर मास। अब आप इसकी डेल्टा टीबी बना रहे, कहां पे? कॉपी में कि सच्चे में? कॉपी में। पहले कॉपी में बनाएंगे, सच्चे में बाद में बनाएंगे। मतलब डेल्टा टीबी जब आपने इसका NKB वाले फॉर्मूले से लगाई थी तो इसकी डेल्टा टीबी का आंसर क्या आया था? 0.52 केल्विन आया था। आपके घर पे तो ये आंसर आया था, लेकिन जब आपने अगले दिन लेबोरेटरी में जाके काम किया, ये कौन सी? ये थियोरेटिकल। कौन सी सीपी है ये? थियोरेटिकल। अरे ध्यान दो कौन सी सीपी है। और फिर आपने लेबोरेटरी में तैयार की वो कौन सी? ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल। आ गई। इसका आंसर कितना आया था याद है क्या आपको? 1.04 केल्विन आया था। फिर इसको देख के आपका दिमाग खराब हुआ था क्या? क्या इसको देख के ही आपका दिमाग खराब हो गया था क्या? आप बीकर तोड़े आए थे क्या? बीकर तोड़ के आए थे ना आप उस दिन? जिस दिन आपका ये आंसर मैच नहीं करता उस दिन आप बीकर तोड़ के आए थे, याद है आपको? आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ ये आंसर घर वाले आंसर से मैच तो नहीं कर रहा, तो गड़बड़ तो चली रही है। ठीक है। क्या अब आपको पता है कि क्या गड़बड़ हो चुकी थी आपसे? आपने क्या कंसीडर नहीं किया था? आपने NaCl का डिसोसिएशन कंसीडर नहीं किया। आ गया। आपने क्या माना कि NaCl आपने 1 मोल डाला तो अंदर भी कितने रहेगा? 1 मोल। क्या अंदर घुलने के बाद भी NaCl के 1 मोल ही रहेंगे क्या? कितने मोल हो जाएंगे? ऐसे देख के बताओ। अच्छा 2 क्यों हो जाएंगे? 2 ही क्यों? क्योंकि एक NaCl जब टूटता है तो बताओ कितने Na और कितने Cl बनाता है? एक Na और एक Cl बनाता है क्या? तो 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस बनाएगा क्या? लेकिन सीपी बोलती मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे Na प्लस है या Cl माइनस है, मुझे उससे मतलब नहीं है। या पहले NaCl था, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, नंबर ऑफ मोल से मतलब है। मुझे उसकी नेचर से मतलब ही नहीं। मतलब सीपी का नेचर पे डिपेंड करती है क्या? नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है क्या? अरे सीपी का नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है क्या? सीपी नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड नहीं करती। बताओ पहले सॉलिड कौन था? घुलने से पहले वो NaCl था। जब आपने घोल दिया तो डिसोशिएट हुआ और Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब सॉलिड का पार्टिकल क्या माना जाएगा? ये दोनों माने जाएंगे सॉलिड के पार्टिकल, Na प्लस और Cl माइनस। ये सॉलिड के पार्टिकल है। तो बताओ पहले सॉलिड के पार्टिकल कितने थे? 1 मोल।
अब 1 प्लस 1 है कितने मोल? 2 मोल। क्या बताओ 2 मोल हो चुके हैं क्या? तो बताओ क्या सीपी में डायरेक्टली देखो, सीपी डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स, क्या मोल्स डबल हो गए क्या? इसलिए सीपी का आंसर भी क्या आ रहा है? डबल आ रहा है। क्या सीपी का आंसर भी डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ सीपी का आंसर डबल क्यों आ रहा है? क्योंकि डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन पार्टिकल डबल हो गए, डबल होते सीपी का आंसर डबल आया। तो सर घर पे तो नहीं आया डबल, ये लेबोरेटरी में क्यों है? घर पे डिसोशिएट नहीं हुआ क्या ये? हाँ, घर पे डिसोशिएट नहीं हुआ कि घर पे आप कॉपी में काम कर रहे थे, आपने डिसोशिएशन कंसीडर नहीं किया, और लेबोरेटरी में तो आपने पानी में घोला है सच्ची में, और घुलेगा तो टूटेगा, घुलेगा तो टूटेगा, टूटेगा मगर झुकेगा नहीं, नहीं आ रहा तो टूटेगा। तो टूट चुका और पार्टिकल बना दी इसने डबल, पार्टिकल इसने क्या कर दिए? डबल, और डबल पार्टिकल तो सीपी भी क्या हो जाएगी? डबल। तो आपको समझ में आया कि आपसे क्या गलती हुई? बताओ घर पे क्या गलती हुई? घर पे क्या कंसीडर नहीं किया गया था? घर पे टूटना कंसीडर नहीं किया गया था। क्या? यानी कि डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं किया गया था। किसको कंसीडर नहीं किया गया था? ठीक है, आप लोग आपके दिमाग में आपने बिठा लिया कि भाई डिसोसिएशन भी कंसीडर करना होता है। फिर आपका थर्ड संडे, क्या आपको ध्यान है तीसरे संडे वाली कहानी? आपने सोचा यार सॉलिड बदल के देख लिया, इस बार सॉल्वेंट भी बदल के देखते हैं, इस बार सॉल्वेंट सॉलिड दोनों बदल के देखते हैं। आपने लिया है, अब क्या लेके आया? बेंजीन। क्या? बेंजीन का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, BCH6 या CCH6। बताओ 1 kg बेंजीन ले लिया आपने, 1 kg बेंजीन, और आपने डाला क्या? 1 मोल एसिडिक एसिड। अरे कितने मोल? 1 मोल एसिडिक एसिड डाला। अच्छा 1 मोल एसिडिक एसिड का मास इन ग्राम कितना बनेगा? 60 ग्राम। घर पे आपने इसकी डेल्टा टी भी निकाली कॉपी में फटाफट से, कॉपी में इसकी डेल्टा टी का आंसर आता है 4.9 केल्विन। क्या याद है क्या आपको? 4.9 केल्विन आया था। यह आया था कैलकुलेटेड। कौन सा था ये? थियोरेटिकल, थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड। ये थी थियोरेटिकल सीपी। फिर लेकिन जब आप लेबोरेटरी में गए मंडे को, फिर आपने इसको सच्ची में परफॉर्म किया तो यह है 2.45 केल्विन। अब आप कॉपी वाला आंसर देखते हैं और सच्ची वाला आंसर देखते हैं। कॉपी में, सच्ची में, घर पे, लेबोरेटरी में आंसर सेम नहीं आ रहा। अब फिर आपसे कुछ ना कुछ गलती हो गई। बताओ अब क्या दिक्कत हो गई? अब आपने यहां थोड़ा ध्यान दिया कि ये 4.9 आ रहा है और ये इसका जस्ट हाफ आ रहा है। क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? अंदर जाने के बाद पार्टिकल्स कम हो चुके हैं। और कम कैसे हुए? ये जो 1 मोल एसिडिक एसिड डाला ना, ये अंदर जाके जुड़ जाता है। क्या होता है? ये यूं है कि जैसे आप डालोगे 2, क्या, और दोनों कंबाइन होकर बन जाएंगे A2 करके 1 मोलिक्यूल। नहीं आई बात समझ में? आप इसके 2 पार्टिकल डालोगे, दोनों पार्टिकल जुड़ के 1 हो जाएंगे। आ गया? जैसे कि एसिडिक एसिड के 2 मोलिक्यूल डाले आपने, आप डालोगे 2 मोलिक्यूल बन जाएंगे 1। आप डालोगे 2 मोल्स बन जाएगा कितने मोल? बताओ आप डालोगे 2 मोल तो बनेगा कितने मोल? और आपने अगर डाला ही 1 मोल है तो ये कितने मोल हो जाएगा? हाफ मोल। अच्छा ये जो चीज बन गई इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? डाइमर। क्या बोलेंगे? मतलब इसका नाम डाइमर क्यों पड़ा? डाई मतलब 2, मर मतलब मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड के एक साथ जुड़े। बताओ 2 मॉलिक्यूल ऐसे एसिड के कैसे जुड़े रहते हैं? कैसे जुड़ सकते हैं ये बताओ? H बॉन्डिंग करें। क्या आपको इनकी H बॉन्डिंग आ गई थी क्या सर में? देखना देखिए इनकी H बॉन्डिंग। अरे दिखता है क्या आपको ये वाला बोर्ड आपको दिखता है क्या बेटा? नहीं दिखता? ये लो कोई बात नहीं, ये लो CH3COH दिख रहा है क्या आपको? आ गया? नहीं दिख रहा? आगे खोलो तो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये एसिडिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल बनाया। क्या बनाया? 1। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेके आओ बिल्कुल जचा के। कैसे? जचा के लेना आता ना कोई ऐसे। ये लो, ये लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बोलो है कि नहीं? अब देखो इन दोनों के आमने सामने अट्रैक्शन होंगे ही नहीं होंगे? इस अट्रैक्शन का नाम बताओ। H बॉन्डिंग हो गई क्या? बताओ क्या 2 मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग करके एक दूसरे से एसोसिएटेड है कि नहीं है? क्या बताओ इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो गई क्या? आ गया? तो पहले 2 मॉलिक्यूल जो अलग अलग रहते थे सेपरेटली, अब वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। क्या हो चुके हैं? क्या करके? H बॉन्डिंग करके।
एच बॉन्डिंग करके इन्होंने डाइमर बना लिया है। तो आपने डाले थे 1 मोल, अरे कितने मोल डाले थे? आपके हाथ में उसके कितने मोल थे? लेकिन जब आपने उनको ऐसे ऐसे घोल दिया, सॉल्यूशन में डिसोल्व कर दिया, तब कितने मोल हो गए? क्योंकि उन्होंने अंदर जाके क्या बनाए? डाइमर। तो यहां पे उनका क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन हुआ? एसोसिएशन हुआ। एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? बोलो, आए थे बेटा? इधर देखो कहां गए। एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? कम हो गए, कम हो गए। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए हाफ, तो सीपी का आंसर भी क्या आया? हाफ आया। इसलिए सीपी का आंसर क्या आ रहा था? आपका घर वाला आंसर गलत क्यों आ रहा था? क्योंकि आपने घर पे क्या कंसीडर नहीं किया था? एसोसिएशन को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन रियल में तो एसोसिएशन हो रहा है ना। आपका घर वाला आंसर यहाँ पे गलत क्यों आया? क्योंकि आपने डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन असली में तो डिसोसिएशन हो रहा है सर। लेकिन मेरा यहाँ पे तो घर वाला आंसर और लेबोरेटरी आंसर सेम आ गया था। मैंने तो कंसीडर तो यहाँ पे नहीं किया था, कंसीडर तो मैंने यहाँ पे भी नहीं किया था, तो कुछ हो ही नहीं रहा होगा। यानी कि जो ग्लूकोज है उसका क्या नहीं हो रहा? ग्लूकोज का ना ही तो क्या हो रहा है? ना ही तो क्या है इसका? डिसोसिएशन, और ना ही क्या है? एसोसिएशन। आ गया? नॉट डिसोसिएशन, नेदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, कुछ नहीं हो रहा है इसका। अरे आ रही नहीं आ रही बात सुन? तो ग्लूकोज का कुछ नहीं हो रहा, इसलिए आपका घर का आंसर लेबोरेटरी आंसर से मैच कर गया, तुक्का लग गया। क्या लग गया? तुक्का आ गया। अब लेकिन जैसी असली कहानी आई, NaCl, एसिडिक एसिड, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, वहां आपका फिर मामला बिगड़ गया। वहां आपका आंसर अलग आने लगा, क्योंकि आप तो डिसोसिएशन एसोसिएशन कंसीडर कर रहे नहीं थे। तो फिर आपको इन गलतियों से क्या एहसास हुआ? आपने क्या सीखा इन सबसे? हमने सीखा कि अब आगे से जब भी मैं सीपी मेजर करूंगा तो किन सारी बातों को ध्यान रखूंगा? मैं देख के चलूंगा कि जो मेरा सॉल्यूट है उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी हो रहा होगा उसको मैं कंसीडर करके फिर काम करूंगा। अरे आ रहा है क्या? कर लिया डिसोसिएशन कंसीडर, एसोसिएशन को भी कंसीडर कर लिया, कि ये सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, फिर हम इनसे एम भी निकाल रहे थे, मोलर मास। तो ग्लूकोज का तो एम भी वही आ गया था, आ गया। NaCl का निकाला था क्या? अब NaCl का निकाल के दिखाया था कल आपको, क्या आपको फॉर्मूले से एम भी निकाल के बताया था? बताओ इसका एम भी कितना आया था? 29.25 आ रहा था क्या? बताओ ये 29.25 आ रहा था इसका। किससे बनाया हुआ? ये किससे बनाया हुआ है? ये सीपी वाले इस फॉर्मूले से बनाया हुआ। आ गया? बताओ ये सारी कैलकुलेशन कल कर ली, आज दोबारा करेंगे। देखो आज भी दोबारा करेंगे तो फिर 4:30 5:45 इसी में बच जाएंगे, फिर कल वाली जगह पे क्लास पहुंच जाएगी वापस। मेरी बात सुनो, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्किप कर लो, सीधे आंसर पे आ जाओ। आ गया? 29.25 आ गया था, हाफ आया था। अच्छा बताओ इसका मोलर मास कितना आया था? क्या इसका मोलर मास 120 आया था क्या? 120 ग्राम पर मोल आ रहा था क्या इसका? अब देखो बताओ NaCl का रियल वाला मोलर मास कितना है, यानी थ्योरेटिकल वाला कितना है? 58.5। तो सर ये कौन सा आ गया फिर? सीपी से बनाया हुआ, क्या बोलो? और सीपी से बनाए मोलर मास का नाम रखा था एक, सीपी से बनाए मोलर मास का नाम बताओ? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्या बोल दो? ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास बोलो। सीपी से बनाए मोलर मास को क्या कहोगे? और जो गिन गिन के बना रहे थे उसको क्या कहते हो? अब बताओ एसिडिक एसिड का गिन गिन के बनाते हैं तो आता है 60, क्या आता है? 60 ग्राम पर मोल। कैसे गिन गिन के? 2 कार्बन के गिन लिए, 2 ऑक्सीजन गिन लिए, 4 हाइड्रोजन गिन लिए, इन सब गिन के जोड़ा तो 60 आ गया। ये बनाया आपने कैलकुलेटेड। क्या बनाया? कैलकुलेटेड। और ये जो 120 आया था ये कहां से आया? ये सीपी से बनाया हुआ। किससे बनाया हुआ? सीपी से। तो अब बताओ यहां से फिर अपन ने बात की थी, बताओ क्या यही बातें की थी क्या सीपी से बनाया हुआ मोलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास के जैसे आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है? बताओ ये सीपी से बनाया मोलर मास और वो कैलकुलेटेड मोलर मास क्या सेम आ रहा है क्या? और जब सेम नहीं आए तो ऐसे मोलर मास को क्या नाम दिया था? एबनॉर्मल मोलर मास। अरे आया कि नहीं आया? ये सारी बातें कल कर ली थी क्या अपन ने?
अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी इधर तो नहीं आई? इधर तो सीपी से बनाया मोलर मास और थियोरेटिकल मोलर मास सेम आ रहे हैं, तो इस मोलर मास का नाम क्या रखना? नॉर्मल मोलर मास। और ये क्या हो गए? एबनॉर्मल। और मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी का रीजन एसोसिएशन या डिसोसिएशन। क्या कहलाएगा? एसोसिएशन या डिसोसिएशन। क्या बात समझ में आ गई? बोलो, क्या मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है? डिसोसिएशन एसोसिएशन की वजह से मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी आ गई है? ठीक है, आ गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आ जाने दो, पहले इतना पढ़ लेंगे एक बार, चलो इसको इतना पढ़ लेंगे। अच्छा, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा तो मोलर मास जो सीपी से बनाओगे वो और कैलकुलेटर वाला क्या आएगा? सेम आएगा, तब उसको क्या कहना? अच्छा एक चीज और पूछ लेता हूं, डिसोसिएशन से मोलर मास, ऑब्जर्व वाला मोलर मास ज्यादा आएगा या कम आएगा? और एसोसिएशन से? क्योंकि एसोसिएशन में पार्टिकल जुड़ के बड़े हो रहे तो मास बढ़ेगा और डिसोसिएशन में टुकड़े हो रहे तो मास कम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक से सोच लो, नहीं आई बात समझ में? ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। एक बार जल्दी से इसकी रीडिंग लगाएंगे। नोट्स सबको मिल चुके हैं क्या? नोट्स के पास है क्या? आपको मिल गया नोट्स? कलर नोट्स जरूरत नहीं है? आओ देखो, इधर ध्यान दो। अरे ये कौन सी फाइल खुल गई? अरे रुको तो सही तो यार, तो पूरी 11 आ गई। क्या आ गई ये बातें सर में? अब मैं एक एक चीजों को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुन पाओगे क्या आप या नहीं सुन पाओगे? देखो बहुत ध्यान से सुनना। लाओ लाओ, ये लो एबनॉर्मल मोलर मासेस, यहां से देखना बहुत ध्यान से। लो देखो फिर, आ जाओ। एबनॉर्मल मोलर मास आ गया। एबनॉर्मल मोलर मास, सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स। क्या सीपी डायरेक्टली मोल्स की है क्या? अच्छा सीपी का मोलर मास का रिलेशन तो बताओ जरा। सीपी और मोलर मास का रिलेशन इनवर्सली होता है। सीपी और मोलर मास का रिलेशन यार, सीपी और मोलर मास का रिलेशन इनवर्सली नहीं होता। क्या को मोलर मास की चारों सीपी के मोलर मास के फॉर्मूले याद नहीं है? बोलो देखिए एक बार, बोला किससे? बोले पहले एक बार वो बोल पाओ, पहले वो बोल पाओ। फर्स्ट सीपी, फर्स्ट सीपी, लास्ट सीपी, बेस्ट सीपी। अच्छा बताओ ओपी बेस्ट सीपी क्यों है? अब बताओ। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, मोलरिटी काम मिली जाती है और वेरी डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए भी आ गया। और 20 की तो ईबीपी और डीएफपी थी। क्या चारों सीपी के एमबी के फॉर्मूले आपको ऐसे याद है कि मुंह जवानी? देखिए आरएलवीपी से एमबी का फॉर्मूला बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, रोज लिख रहा हूं। डब्ल्यूबी अपॉन डब्ल्यूए इंटू में एमए, ऊपर में पी नॉट ए अपॉन में माइनस आ गया। अब ईबीपी और डीएफपी के फॉर्मूले तो एक जैसे ही हैं। कब तक और कब तक ये चलेगा? कब तक छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू आ गया, उसमें कब तक कर लेंगे। अच्छा पाई वाले से सीपी का फॉर्मूला बताओ, वो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, वो थोड़ा सा मैं यहां लिख लेता हूं, वो थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। लो बताओ पाई वाले से बताओ एमबी का फॉर्मूला बताओ, WBRT अपॉन में पाई बी आ गया। अब आप ध्यान दो, जितने भी सीपी के फॉर्मूले उनमें देखो एमबी के फॉर्मूले में सीपी नीचे की तरफ आ रहा है, सीपी कहां आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब रिलेशन कैसे है? इनवर्सली। तो मैं बोल रहा हूं सीपी और मोलर मास का रिलेशन कैसा है? मोलर मास और सीपी का रिलेशन इनवर्सली का। अब मैं बोल रहा हूं सीपी की वैल्यू अगर कम ज्यादा होगी तो क्या मोलर मास भी कम ज्यादा होगा क्या? सीपी की वैल्यू देखो, यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या हो गई थी? देखो डबल, तो मोलर मास क्या है? हाफ। सीपी डबल तो मोलर मास हाफ, और सीपी हाफ तो मोलर मास डबल। तो रिलेशन कैसा? इनवर्सली। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है, इन्हीं बातों पे थोड़ा ध्यान दो। देखो क्या लिखा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। आ गया? तो देखो ध्यान देना, सीपी डायरेक्टली किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। और सीपी का मोलर मास का रिलेशन कैसा? इनवर्सली का। या फिर आप यहां से बोल सकते हो मतलब मोल्स का और मोलर मास का रिलेशन भी क्या होता है?
अच्छा, मोल्स का मोलर मास का रेशियो इनवर्सली क्यों होता है? मोल्स का फॉर्मूला बोलो ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नीचे तो आएगा वो, अरे नहीं आ रहा क्या? तो इसलिए इनवर्सली का। अब एक एक करके केस को पढ़ना चालू करते हैं। देखो फर्स्ट केस, अब एक काम करना, आप लोग कर पाओगे क्या? फर्स्ट केस की यहां पे लिखना, क्या यहां लिखो, सब लोग लिखो, लिखो बेटा सब लोग, फर्स्ट केस के सामने लिखो, नेदर डिसोसिएशन नोर एसोसिएशन। जब क्या नहीं हो रहा? जब डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा। केस 1 वो लिया गया है। केस 1 कौन सा है? जब डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा। लिखो, लिखो नहीं, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा। बोलो बेटा, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा तब की बात कर रहे हैं अपन। आ रही है बात समझ में? आ गया? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा गया, लिख लिया क्या भाई? इसको लिखने में कितना टाइम चाहिए आपको? चलो आगे बढ़ो। इफ द मॉलिक्यूलर स्टेट, बहुत ध्यान से सुनते चलो, इफ द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि सॉल्यूट जैसा है, आपके हाथ में जैसा है, अंदर भी वैसा ही है। इसका मतलब ना तो क्या हुआ, ना ही क्या हुआ, नहीं आई बात समझ में? जैसा आपके हाथ में वैसे सॉल्यूशन के अंदर है, जैसा बिफोर डिसोल्यूशन वैसे आफ्टर डिसोल्यूशन, जैसा घुलने से पहले वैसे घुलने के बाद। तो अगर जैसा है वैसा ही है तो इसका मतलब क्या उसका डिसोसिएशन हुआ? क्या उसका एसोसिएशन हुआ? इसका एग्जांपल दो, ग्लूकोज। दूसरा एग्जांपल बनाओ, देखें दूसरा एग्जांपल बना सकते हो क्या? यूरिया भी हो सकता है, सुक्रोज नहीं हो सकता क्या? शुगर आ गया। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये नेदर डिसोसिएशन नोर एसोसिएशन वाले एग्जांपल है। आ गया? चलो, यानी कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ, डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं हुआ, देन क्या? देन सीपी जो आप कहां से बनाते हो? घर से, कॉपी वाली और सच्ची वाली दोनों क्या आती है? सेम आती है। ये लिखा गया। देन सीपी आर ऑल्सो अनचेंज, वो भी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। जो कॉपी से बना के लेके जाओगे वही आपको लेबोरेटरी वाले में मिलेगी, तो चेंज नहीं होगी। फॉर सच सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए ऑब्जर्व सीपी, आगे देखो एक्सपेरिमेंटल वाली सीपी आर इक्वल टू किससे? कॉपी वाली सीपी के सेम ही होती है। अरे हो रही नहीं हो रही है? दोनों सीपी बराबर है। एंड मोलर मास भी क्या आएगा फिर? जब सीपी सेम तो मोलर मास भी सेम, क्योंकि सीपी और मोलर मास का रिलेशन कैसा था? इनवर्सली का। अब जब सीपी चेंज नहीं हो रही तो मोलर मास भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो वैसे ही मोलर मास कैसा आता है? इक्वली आता है थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ऐसे मोलर मास को तो आपने क्या कहा था? नॉर्मल मोलर मास। ऐसा किस साइड हुआ था देखने में? अगर देखे तो यहां हुआ था। कौन सा वाला? ये ग्लूकोज वाले केस को मैंने रीडिंग लगा के बताया, पढ़ लिया क्या आपने? कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ, तो घर वाली सीपी बाहर वाली सीपी दोनों सेम आई। क्या आई? घर वाली सीपी बाहर वाली सीपी दोनों सेम आई। घर वाली बाहर वाली का मतलब समझ पा रहे हो ना आप? घर पे बनाई सीपी, हंस के रहे हो, हंस के रहे हो, पीछे से प्राण जल बैठाने की। घर पे बनाई सीपी और लेबोरेटरी में बनाई सीपी सेम आ रही है। इसका मतलब डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है। आ गया? तो डिसोसिएशन कुछ है। अच्छा, जब सीपी सेम आएगी तो मोलर मास भी सेम ही आएगा। अरे मोलर मास भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। सेम आ गया, सेम आ गया। चलो ठीक है, यही बातें यहाँ पे नीचे वापस लिख के दिखाइए, वापस लिख के दिखाइए, जरा देख रहे हैं। व्हेन, पढ़ना देखो बहुत ध्यान से। व्हेन नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, तो देखो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स सेम ही आएंगे। जितने आपके हाथ में उतने अंदर हैं। अरे जितने आपके हाथ में, बताओ ग्लूकोज कितने मोल था? अंदर भी कितने मोल है? क्या एक का आधा या डबल हो गया क्या? ये जितना बाहर उतना ही अंदर। नहीं बात है? 1 मोल बिना खोले, 1 मोल घुलने के बाद। आ गया? तो देखो यही बोला गया ऑब्जर्व नंबर। अच्छा देखो, ऑब्जर्व नंबर मोल्स को क्लियर किया गया। ऑब्जर्व नंबर मोल्स कौन से होते हैं? इन द सॉल्यूशन या फिर आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद। वो जो हाथ में लेके बैठे वो कौन से? बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग वाले मोल्स
ये तो वही लिखा बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग के मोल आफ्टर मिक्सिंग के मोल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आ गया। तो ऐसे में फिर ऑब्जर्व सीपी थ्योरेटिकल सीपी बराबर आएगी। तो ऑब्जर्व मोलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। कौन से केस की बात चल रही है, नेदर डिसोसिएशन नोर एसोसिएशन वाले में। अब आओ केस 2 और केस 3। बताओ केस 2 और 3 क्या लग रहा है आपको, कौन से हैं? क्या डिसोसिएशन, लिखो यहां पे डिसोसिएशन ऑब्लिक बोलो एसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। लिखो ना हर्ष बेटा, लिखो डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, लिखो डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, लिखो बेटा। नहीं लिख पा रहे क्यों, मेहंदी लग गई क्या हाथों में आपके? चलो कोई बात नहीं, इधर चलो। अब देखो ऊपर वाला केस हुआ नाइदर डिसोसिएशन नोर एसोसिएशन का। अब यहां आया हाउएवर, क्या एवर आ गया, व्हेन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल अगर हो रहा है आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या आफ्टर मिक्सिंग वो चेंज हो जाएंगे ना। देखो आप इसमें मिक्स करते थे 1 मोल, वो अंदर जाके हो जाते थे 2 मोल, अंदर जाके क्या होते थे 2 मोल। आप डालते थे 1 मोल, अंदर जाके होते थे हाफ मोल। क्या बताओ मोल बदल रहे क्या? आफ्टर मिक्सिंग के मोल बिफोर मिक्सिंग के मोल सेम है क्या? नहीं है। तो बोला गया अब नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और पार्टिकल चेंज तो सीपी भी क्या हो जाएगी, चेंज। फॉर सच ए सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन के लिए बताओ ऑब्जर्व सीपी, बताओ ऐसे सॉल्यूशन बोला गया कि ऑब्जर्व सीपी आर नॉट इक्वल टू किसके, थ्योरेटिकल सीपी। यानी कि अब लेबोरेटरी वाली सीपी का आंसर कॉपी वाली सीपी के आंसर से क्या आएगा, अलग आएगा। और फिर ऐसी सीपी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल सीपी कह सकते हो। और वहां से निकाला हुआ मोलर मास क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे इसी बारे में क्या कहा गया जरा देखना। देखो बोलो, लाइट का फ्लैश पड़ रहा है क्या आपके? किस किस के पड़ता है लाइट का फ्लैश, बताना। ये फैन बंद कर दूं, अब पड़ रहा है क्या लाइट का फ्लैश? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, रहने दो। नोट्स में से पढ़ो तो आप तो नोट्स किस लिए दिए आपको? नोट्स ये ना जितना इधर से दिख रहा है ठीक है, नहीं तो नोट्स में पूरा दे रखा ना, पढ़ो। आ गया। तो क्या बोला जा रहा है, व्हेन जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल टेक्स प्लेस। अब बताना, तो बताओ ऑब्जर्व मोल्स और थ्योरेटिकल मोल बराबर आएंगे क्या? अच्छा आपको समझ में आ गया ऑब्जर्व मोल किसको कह रहे हैं, कौन से? एक्सपेरिमेंटल, मेरे को नहीं आया समझो, और समझाओ। ऑब्जर्व मोल सीपी से निकालोगे, मोल सीपी से निकालोगे, फिर सीपी किससे निकालोगे? हवा से निकाल लेंगे, सीपी आसमान से आ जाएगी यार। सीपी तो खुद मोल से निकलती है और सीपी से मोल निकाल लोगे आप। मतलब अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि ऑब्जर्व मोल कह किसको रहे? कमाल ही कर रहे हो आप लोग तो, आप तो कमाल ही कर रहे हो भाई। आओ बेटा फिर इधर आओ आप थोड़ा, आपके नोट्स में भी यही सारी बातें। ऑब्जर्व सुन रहे क्या? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स के नीचे देखो क्या लिखा है। अच्छा ये अंडरलाइन पहले करके लाया हूं मैं, इन द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। और सुनो फिर और समझो, आपको आया नहीं है। ऑब्जर्व जो अंदर घुल गए, क्या कौन से? अरे बोलो ऑब्जर्व कौन से? घुलने के बाद। कौन से? तो फिर थ्योरेटिकल कौन से? जो आपके हाथ में। बताओ हाथ में कितने लेके रखे NaCl के? अंदर कितने हो गए? तो जो 2 हो गए वो क्या है? ऑब्जर्व। और जो पहले थे घुलने से पहले आपके हाथ में थे वो क्या है? थ्योरेटिकल। अब बताओ ये 1 मोल कौन से? थ्योरेटिकल। और जो अंदर हो गए हाफ वो कौन से? ऑब्जर्व। तो बताओ, अब बताओ ऑब्जर्व मोल्स कौन से होते हैं? घुलने के बाद वाले। घुलने के बाद वाले कैसे? और घुलने से पहले? नियरी बात समझ में। अब घुलने के बाद तो मोल का नंबर चेंज हो सकता है ना। अगर डिसोसिएशन हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? और नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा तो सीपी भी क्या आएगी? सीपी और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन
डायरेक्टली का मोल ज्यादा तो सीपी भी ज्यादा। अरे नहीं आई क्या बात समझ में आ गया। और अगर मोल्स कम हो गए घुलने के बाद, अच्छा कम कब हो जाते हैं, एसोसिएशन में कम हो जाते हैं। अगर मोल्स कम हो गए तो सीपी भी क्या आएगी, कम हो जाएगी। वही बातें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा, ध्यान दो। क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स और थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे हैं, अनइक्वल। अब वापस पूछता हूं, बताओ कौन से हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, घुलने के बाद वाले। ये कौन से हैं, घुलने के बाद। ये कौन से हैं, अब बताओ बराबर आएंगे क्या, क्यों नहीं आ रहे, कि क्या कंसिडर हो रहा है, क्या चल रहा है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ हो रहा है, आ गया। और जब मोल सेम नहीं आएंगे तो क्या सीपी सेम आएगी क्या। अच्छा अब बताना ये थ्योरेटिकल सीपी कौन सी है, बोलो बोलो बोलो, थ्योरेटिकल सीपी कौन सी है, कॉपी वाली की सच्ची वाली, ये कॉपी वाली। और ये कौन सी है, ये असली वाली जो लेबोरेटरी में की है। क्या बताओ दोनों का आंसर सेम आएगा क्या। और फिर थ्योरेटिकल मोलर मास, बताओ ये कौन सा मोलर मास है। अच्छा अब थ्योरेटिकल नाम पे सब सब कॉपी वाले हो गए हैं। थ्योरेटिकल मतलब कॉपी वाला। बताओ बताओ थ्योरेटिकल मोलर मास कौन से हैं, जो ऐसे गिन गिन के निकाल रहे हो आप, क्या कर करके निकाल रहे हो, ये गिन गिन निकाल रहे हो, जो गिन गिन के निकाल रहे हो वो कौन से है। अच्छा फिर ये कौन से है, ये कौन सा है, ऑब्जर्व मोलर मास, ये कौन सा होता है, ये कहां से आ रहा है, जो सीपी के फॉर्मूले से आ रहा है, एमबी के फॉर्मूले से आ रहा है, सीपी से बनाया हुआ, वो ऑब्जर्व्ड है। क्या बताओ वो सेम आ रहा था क्या, बताओ तीनों सेम कब नहीं आ पाए, जब क्या हुआ, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ, तभी तीनों सेम नहीं आ पाए। अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या, यार आपको बात ही समझ में आ रही है, पहले तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं है। बताओ वापस बताओ, थ्योरेटिकल मोल्स और ऑब्जर्व मोल, थ्योरेटिकल मोल कौन से हैं, थ्योरेटिकल मोल कौन से होते हैं, हाथ वाले, ऑब्जर्व मोल्स घुलने के बाद सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा बताओ फिर थ्योरेटिकल सीपी कौन सी, कॉपी वाली, ऑब्जर्व सीपी लेबोरेटरी वाली। अब बताओ थ्योरेटिकल मोल्स गिन के बनाया कैसे, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35, ये जो काम कर रखा है वो है क्या, थ्योरेटिकल मोलर मास आ गया। और ऑब्जर्व कौन सा, अरे ऑब्जर्व कौन सा, सीपी से बनाया हुआ। और कल फिर अपन ने ये बात बनाई थी, ये डेफिनेशन बनाई थी, जब सीपी से बनाए मोलर मास, अरे किससे बनाए मोलर मास, व्हेन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी सीपी, क्या, जब सीपी से बनाए मोलर मास जिसको कहते हैं ऑब्जर्व मोलर मास, जिसका नोटेशन है एमबी, क्या नोटेशन है, एमबी। सीपी से बनाया मोलर मास कम्स आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, किससे अलग आ रहा है, उसकी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ रहा है। अरे किससे अलग, थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ रहा है, तो इसको कहते हैं क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहेंगे इसको, एबनॉर्मल मोलर मास। आगे क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या। और मोलर मास में इस एबनॉर्मलिटी का रीजन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बताओ नहीं है ये बात समझ में, बताओ। तो यहां लिखो, आ गया, यहां लिखो, द एबनॉर्मलिटी, क्या, द एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास, द एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास इज ड्यू टू डिसोसिएशन या क्या करना, एसोसिएशन। ये लिखो बेटा यहां पे, ये लिखो, क्या, जहां ये डेफिनेशन एंड हुई है वहां ये कंटिन्यूएशन में लिख दो, द एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास, मोलर मास में जो एबनॉर्मलिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इज ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बताओ किसकी वजह से आ रही है, आ गया क्या समझ में, बोलो आ गया। द एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास, द एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास इज ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अरे है या नहीं है, है, आगे बढ़ो। अब मैं आपसे एक दो चीजें पूछ लेता हूं, पूछ लोगे एक दो चीजें, लो आओ।
ऐसे बोल रहे हैं ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कंसिडर कर लिया तो बताना ऑब्जर्व मोल्स थ्योरेटिकल मोल से क्या होंगे, क्या होते हैं ऑब्जर्व मोल? गुलने के बाद, क्या गुलने के बाद पार्टिकल बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? कि गुलेगा तो मतलब डिसोसिएशन है तो टूटेगा, पार्टिकल बढ़ेंगे। बताओ तो फिर ऑब्जर्व सीपी भी क्या आएगी? थ्योरेटिकल सीपी से क्या आएगी? ज्यादा। अब बताओ थ्योरेटिकल सीपी कौन सी होती है? कॉपी वाली। और ऑब्जर्व सीपी क्या होती है? लेबोरेटरी वाली, लैब वाली। अच्छा, अब सीपी आ रही है बड़ी तो मोलर मास क्या आएगा? कम। कि सीपी और मोलर मास का रिलेशन कैसा? तो ऑब्जर्व मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास, तो ऑब्जर्व मोलर मास क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ये किसने बताया गया? डिसोसिएशन में बताया गया। किसने बताया गया? एसोसिएशन में। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्या नहीं आई बात समझ में? आगे देखें, एग्जाम्पल लग रहा है NaCl का एग्जाम्पल देख रखा है क्या आपने? देखो NaCl का जो क्या है ऑब्जर्व 29.25, ऐसे KCl का भी कर सकते हो, हाफ कर दिया गया आ गया। और ये एसोसिएशन में देखो एसिडिक एसिड का थ्योरेटिकल कितना था? 60, आ रहा कितना है? 120। और ये बन गया देखो डाइमर। क्या बन गया? डाइमर, H बॉन्डिंग इंटर है। इसी तरह से ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का वैसे 122 होता है लेकिन डबल आएगा एसोसिएशन की वजह से 244। आ रहा है नहीं आ रहा? क्या ये सारी बातें समझ में आ गई क्या? ये सारी कल की क्लास रिवाइज होगी पूरी। क्या हो गई है? कल की पूरी क्लास रिवाइज कर दी। क्या नहीं आई बात समझ में? आ गया। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ये क्लियर है क्या आपको? कोई दिक्कत है क्या इसमें? आगे बढ़ते हैं। बोले क्या करना है हम आगे? आगे क्या करना है तो सुनना आगे बहुत ध्यान से, आगे बहुत ध्यान से सुनना। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो क्या? नहीं, मना कर रहे ही नहीं सुन रहे। बहरे हो गए तो फिर बहरे हो गए, कोई बात नहीं। तो देख लो, जो बहरे हो गए देख लो। आ गया? देखने से भी कभी कभी काफी कुछ समझ में आता है। देखो इधर, इधर ध्यान दो। डेल्टा टीवी कितना आ रहा था आपके घर पे? NaCl केस की बात कर रहे हैं। और लेबोरेटरी में आपका 1.04 आया। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, प्रांजल बेटा आप उठो यार, माहौल बन नहीं पा रहा आपका यार। संदीप, प्रांजल बेटा आप इधर आओ। ये हितांश बेटा है ना, उसकी एक सीट गैप बना के प्रांजल बेटा को शिफ्ट करो तुरंत प्रभाव से। मोहित, ये हितांश बेटा है ना, इनके पास जो सीट खाली है बिल्कुल बीच में, वहां आ जाओ। अभी यहीं से बैठो आप, थोड़े दिन यहाँ बैठो। उधर नहीं बन रहा आपका माहौल, पढ़ाई का नहीं बन पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे आप। आ गया? अब इधर देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहां पे कुछ ऐसे जाता हूं कि जो कॉपी में मेरे आंसर गलत आ रहे थे वो आंसर मेरे सही आने लग जाए। तो क्या कर ले? बोले डिसोसिएशन कंसीडर कर लो। आ गया? और एसोसिएशन कंसीडर कर लो। ठीक है, डिसोसिएशन एसोसिएशन को कंसीडर कर लो, आंसर सही आने लग जाएंगे। तो कर लिया मैंने। क्या कर लिया? कर लिया। कैसे? अब देखना, वापस कंसीडर करूंगा मैं। क्या लिया था वापस? देखना, यही वापस केस इधर लगा रहा हूं। इधर लगा दो क्या, या उधर ही दिखाऊं? चलो इधर ही देखो एक बार। इधर देखो, आपने 1 मोल NaCl लिया, कॉपी में ले रहे हो लेबोरेटरी में, कॉपी में लेना, कॉपी में सही आंसर निकाल के दिखाना आपको, बिना लेबोरेटरी जाए सही आंसर निकालना है। आपने 1 मोल NaCl लिया, 1 kg वाटर लिया, और अब इसकी डेल्टा टीवी को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? इसकी डेल्टा टीवी को वापस फाइंड करते हैं। आज वापस फाइंड करते हैं कि आज हमको पता है क्या, डिसोसिएशन कंसीडर कर रखा है हमने। क्या कंसीडर कर रखा है? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन को कंसीडर करते हुए काम करेंगे अपन। अब क्या करेंगे? डिसोसिएशन को कंसीडर करते हुए। बताओ, इसके लिए डेल्टा टीवी लो यार, पहले इसको थोड़ा हटाने दो, इसको साफ ही करने दो थोड़ा। देखना, ध्यान देना, दे रहे हो क्या ध्यान? चलो देखना, करें, वापस करते हैं।
आज वापस से फिर से वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में नहीं। कहां पे? कॉपी में। 1 kg क्या लिया? वाटर। अरे 1 kg क्या लिया? वाटर। बाहर से क्या डालना? 1 मोल NaCl। अब कॉपी में वापस से फ्रेश पेज पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल नए पेज पे आ गया। पुरानी सारी बातें छोड़ो, नए पेज पे काम कर रहे हैं। 1 मोल NaCl मतलब कि 58.5 ग्राम NaCl। अच्छा, दिमाग में है, दिमाग में है अपने क्या कि डिसोसिएशन कंसीडर करेंगे? क्या दिमाग में है कि डिसोसिएशन को कंसीडर करना है? करते हैं, देखो करते हैं। लगाओ फॉर्मूला लगाओ, डेल टी बी इक्वल्स टू, बोलो डेल टी बी इक्वल्स टू एम के बी। अरे डेल टी बी इक्वल्स टू एम के बी, तो लगाओ के बी इंटू मोलिटी को खोल डालो, मोलिटी को खोल दिया एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, और ये केजी भी ले लिया। केजी भी ले लेते बताइए तो 1000 लिखने की जरूरत है क्या? मैं यहाँ पे 1000 नहीं लिख रहा, समझ में आ गया क्या आपको? लिख तो दिया मैंने 1000, मतलब कि नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ गया क्या आपको? मैं यहाँ पे 1000 नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? केजी। ग्राम में होता तो 1000 करते हैं, आ गया? तो ठीक है, केजी में चल दो। अब बताओ केबी की वैल्यू याद है कि वाटर के लिए? वाटर की केबी की वैल्यू बता सकते हो क्या? क्या 0.52 है क्या? 0.52 के आगे रुपए लगा दो क्या? तो यूनिट के साथ बोलो केल्विन। वेरी गुड। अरे काका जी पर मोल, केल्विन यार, केबी की यूनिट केल्विन। वाह, आप चुप रहे। काका जी पर मोल, केबी की यूनिट क्या है? केबी की यूनिट क्या है? अरे केबी की यूनिट काका जी पर मोल है क्या? केबी की यूनिट काका जी पर मोल। आ गया? रोज यूनिट याद करा रहा हूं आपको, यूनिट नहीं बैठ रही आपके अभी तक, फिर न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे आपसे। क्यों? न्यूमेरिकल में यूनिट देख के चीजें पहचान नहीं होती बहुत बार। आओ रखो वैल्यू 0.52 एन बी मोल्स कितने हैं NaCl के? 1। कितने? 1 kg 1। क्या क्या? डेल टीबी। डेल टीबी का आंसर घर पे क्या आ गया? फिर क्या समझदारी दिखाई आपने? फिर क्या समझदारी दिखाई आपने? आंसर वही आ गया, गलत आंसर ही फिर आ रहा है, तो सही कहा है? तो आपको समझदारी दिखानी चाहिए थी ना। बोले कौन सी? NaCl का आपने लिया है 1 मोल। अरे कितना लिया? तो ये अंदर जाके तो 2 मोल हो गया ना यार। तो एनबी की वैल्यू आपको 1 थोड़ा रखनी चाहिए, एनबी की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? 2। अरे क्या रखनी चाहिए? 2 मोल रखनी चाहिए। अब तो 2 रखोगे ना? क्यों? अब क्यों रखोगे? अब तो आपको पता है ना कि डिसोसिएशन को कंसीडर करना है भाई। अरे नहीं करना क्या? तो अब तो 2 रखो, अब क्यों 1 रख रहे हो? और जैसे आप यहां पे 2 रखोगे तो आपका कॉपी में भी आंसर सही आ रहा है। अब क्या कॉपी में भी आंसर सही आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा? आ गया, आ गया। मतलब वास्तव में तो अब तो काम बन गया। अब तो कोई भी सीपी आ जाए, कॉपी में सही निकाल के दिखा दूंगा, लेबोरेटरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। लैब में जाने की जरूरत है क्या आपको? सीपी के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। आओ एक और एग्जांपल कर दो इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ही एक तरह से, ये एक तरह से क्वेश्चन ही हो रहे हैं एनसीईआरटी के। आओ देखो, आओ देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार ले लेते हैं क्या? इस बार सॉल्यूट, इस बार सॉल्यूट ले लेते हैं। NaCl लिया था ना आपने, NaCl के बजाय कोई दूसरा ले लेते हैं। एसिडिक एसिड ले लूं क्या? नहीं, एसिडिक एसिड नहीं लेते हैं, उससे तो फिर अभी आपको थोड़ी देर में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। मैं लेता हूं NH4OH। क्या ले लूं? लेकिन वो होना भी तो चाहिए NBS। चलो एसिडिक एसिड लेते हैं, छोड़ो एसिडिक एसिड ले लो। ये ले लिया एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड डिसोशिएट होता है या एसोसिएट होता है या कुछ नहीं होता है? डिसोशिएट होता है कि एसोसिएट? अभी मैंने आपको एसिडिक एसिड का क्या बता रखा है? देखो एसिडिक एसिड के बारे में ऐसे बोला जा रहा है, ध्यान देना। देखो एसिडिक एसिड क्या हो रहा है? CH3COOH। ध्यान देना, इसका अभी मैंने क्या दिखाया आपको? एसोसिएशन। कल भी क्या दिखाया? एसोसिएशन। लेकिन कहां एसोसिएशन, कहां डिसोसिएशन? मैं आपको बताऊं, एसिडिक एसिड डिसोशिएट भी होता है, एसोसिएट भी होता है। अगर आपने इसको डाला है पानी में, किस में डाला? अगर एसिडिक एसिड को डाला पानी में, तो बताओ कैसे टूटेगा?
CH3 CO नेगेटिव में और H प्लस में। बताओ कैसे डिसोशिएट होगा कि ये CH3 CO नेगेटिव में और H प्लस में डिसोशिएट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ पानी में एसिडिक एसिड का क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? डिसोशिएशन हो रहा है क्या? अरे वाटर में एसिडिक एसिड का क्या हो रहा है? डिसोशिएशन। इसी एसिडिक एसिड का बेंजीन में क्या हो रहा था? इसी एसिडिक एसिड का जो अपन कल भी देख रहे थे, अभी भी मैंने आपको दिखाया, बेंजीन में क्या हो रहा था? बेंजीन में इसका हो रहा था एसोसिएशन। क्या हो रहा था? एसोसिएशन। बताओ बेंजीन में क्या हो रहा था इसका? एसोसिएशन। नहीं आ रही बात समझ में? यानी कि अब एसिडिक एसिड के लिए दो बातें ध्यान रखो। अगर वाटर में डाला तो, अरे वाटर में डाला तो डिसोसिएशन, बेंजीन में डाला तो, वाटर में डाला तो, बेंजीन में डाला तो, वाटर में, इतनी कम आवाज। हाँ, ये कोई पूछ रही बात है? वाटर में, वाटर में किसका? एसिड एसिड का। ये भी ध्यान रखो किसकी बात चल रही है। एसिड एसिड का वाटर में क्या होता है? उसी एसिड एसिड का बेंजीन में क्या होता है? बताओ वाटर में, बेंजीन में, वाटर में, बेंजीन में। अब बताओ वाटर पोलर है कि नॉन पोलर? वाटर कैसा है? और बेंजीन क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन इसलिए बेंजीन क्या है और वाटर क्या है? अब पोलर में अगर डाल रहे हैं तो पोलर में इसका हो रहा है डिसोसिएशन और नॉन पोलर में हो रहा है इसका क्या? एसोसिएशन। तो ध्यान दो, एसिड एसिड का पोलर सॉल्वेंट में, ये चाहता था मैं आपसे, इतना मरा हुआ आंसर बताओ। एसिड एसिड का पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर में किसका? एसिड एसिड का पोलर में डिसोसिएशन, नॉन पोलर में, वाटर में, बेंजीन में। आ गई है बात समझ में? अब अपन आज एसिड एसिड को डालते हैं किसमें? वाटर में, और टूट भी रहा है, वो टूटना उधर दिखा रखा है। और घर पे सीपी तैयार करनी है इसकी, सुनना बहुत ध्यान से, इसकी सीपी घर पे तैयार करनी है। सुन नहीं रहे आप घर? अरे घर पे तैयार करनी है इसकी सीपी, करते हैं। बताओ ये बीकर लिया सच्ची में या कॉपी में? 1 kg वाटर लो या बेंजीन? वाटर। अच्छा पानी में डाला आपने 1 मोल, क्या डाला? 1 मोल CH3COH। ये 1 मोल डाला, डिसोसिएशन होगा कि एसोसिएशन या कुछ नहीं होगा? ये आपने कंसिडर कर लिया, आपको पता है कि मैं अब ये गलती वापस नहीं करूंगा, डिसोसिएशन एसोसिएशन को नहीं लेने की। आ गया? तो ले रहे हो, अब तो कंसिडर कर रहे हो, फटाफट से आप इसका डेल्टीवी कॉपी में बना रहे हो कि लेबोरेटरी में? केवी इंटू मोलेलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, और ये क्यों केजी में है इसलिए ऊपर बताओ 1000 लिखेंगे क्या? ये 1000 अभी जरूरत नहीं है इसकी, कि ये पहले से आपका केजी में है। आ गया? तो हटा दो। अब डेल्टीवी का आपका ये फॉर्मूला है, और जल्दी से केवी, और ये केवी की वैल्यू कहां से लाओगे? ध्यान दो आदित्य बेटा, ऐसे क्या नीचे मुंह करके बैठे हो? अटैक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कभी भी। ऐसे नीचे मुंह करके मत बैठो, पता नहीं चल रहा अभी अटैक कब हो जाए। हो गया? सायरन वायरन के भरोसे मत रहो, अटैक कभी भी हो सकता है। आ गया? आ रहा नहीं आ रहा? बताओ केवी। अरे केवी वाटर का, क्या वाटर का केवी पता है क्या आपको? कितना है? 0.52। इधर भी क्या था? अच्छा केवी किसका होता है, आपका या मेरा? सॉल्वेंट का। किसका होता है केवी? केवी होता है किसका? सॉल्वेंट का। तो बोलो फिर, सॉल्वेंट सेम तो केवी सेम, सॉल्वेंट चेंज तो केवी चेंज। बताओ क्या सॉल्वेंट सेम है क्या? तो सॉल्वेंट सेम तो केवी सेम आएगा ना, तो रखा दो 0.52। और क्या एनबी कितने मोल है? 1 मोल, 1 मोल और 1 kg। डेल्टीवी का आंसर बन गया क्या?
बताओ, 1 मोल रख के कोई 1 मोल रखेंगे क्या? बताओ 1 मोल रखोगे क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं आधा मोल रख दो, उनके चाटे उड़ा दो, डिसोसिएशन के बाद 1 का आधा हो जाएगा। यार सही में, अब जिन ये नहीं बोला 1 का आधा मोल कोर्स कंप्लीट है उनका, वो रिवीजन चालू कर सकते हैं आज से, फ्री है एकदम। वो मतलब सॉल्यूशन खत्म उनका, वो नए चैप्टर का वेट करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना चालू कर दें। वो कैसी बातें कर रहे हैं यार। यहाँ पे लिख रहा हूं अच्छे खासे डिसोसिएशन, इधर समझा के ला रहा हूं, यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद में 1 मोल को यहाँ डालते हैं आधा मोल, मतलब टूट रही है ना चीज, डिसोसिएशन में पार्टिकल बढ़ेंगे या कम होंगे? अच्छा अब बताओ कितने हो जाएंगे? बताओ ये एक एसिड टूटा था, ये एक टूटा, इसने कितने तैयार किए? 2 तैयार किए क्या? देखो ये सर्कल दिख रहा है क्या आपको? बस सॉलिड का पार्टिकल यही है, ये सॉलिड का पार्टिकल है। अब ये सॉलिड का पार्टिकल बन गया क्या? और ये बन गया क्या? तो बताओ पहले सॉलिड के पार्टिकल कितने थे? ये एक कहां थे? हाथ में। कहां थे? ट्यूनिंग बैठ नहीं पा रही है आपकी इसकी। ये एक कहां थे? फिर 2 कहां गए? हाथ में 2 गए। हाथ में क्या आपके क्या उगड़े हैं क्या? यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा? बताओ ये पहले कितने थे? एक। कहां पे? हाथ में। और ये हो गए सॉल्यूशन में आने बाद, सॉल्यूशन में आने के बाद। सो मत यार, सो मत। सोने वालों से मुझे बहुत डर लगता है, और अभी तो सोते सोते अटैक हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा आपको। आ रहा नहीं आ रहा? सुन रहे हो? अब देखो पॉइंट। हाँ तो आपको कितने रखना है बताओ? कितने रखोगे? क्या पार्टिकल डबल हो चुके हैं क्या? अरे क्या पार्टिकल डबल हो गए क्या? तो डबल है तो 2 रखो, 2 रखो और 2 रखो और आंसर बनाओ 1.404 की। बताओ ये आंसर आपने कहां पे बनाया? कॉपी में कि सच्ची में? कॉपी में बना लिया। अच्छा ये वाला आंसर भी कहां बनाया? कॉपी में। अब आप इनको दोबारा लेबोरेटरी में जाके चेक करोगे। ये तो ऑलरेडी चेक कर लिया था अपन ने, इसका तो सही आ रहा था, ये इसका ऑब्जर्व था, और कॉपी वाला भी सही बना, क्योंकि अपन ने मोल्स क्या कर लेते? डबल कर लेते। इसको भी एक बार कंफर्म तो कर लेते हैं, एक बार आ गया? कंफर्म करते हैं। बोले कंफर्म कहां करेंगे? लेबोरेटरी में जाके। अब लेबोरेटरी में पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना। वापस से क्या लेना? बीकर। सच्ची में या कॉपी में? सच्ची में लो। अब तो यार 1 kg वाटर सच्ची में या कॉपी में? 1 मोल ऐसे ऐसे सच्ची में कि कॉपी में? सच्ची में। तो फिर टूटेंगे भी सच्ची में। और फिर इसका जो टीएस है वो निकलने दो। टीएस, टीएस मतलब बोलो, टीएस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? सॉल्यूशन का। इसका टीएस कितना आना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? 10, 1.04 ऐसे कुछ? मान लो कि ऐसा आ गया, टीएस ही आया। अब ये टीएस एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है। कैसा आया हुआ है? अब आप यहां पे टीबी लगाओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगाओ 100। अब डेल टीबी निकालो, टीएस माइनस टीबी करके कितना आ गया? 0.8 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब ये आपके कहां पे आया? ये आया कहां पे? लैब में। अरे कहां पे आया? लैब में। लैब में मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटल है। कैसे है? अब कॉपी वाला चेक करो, चेक करो कॉपी वाला, कॉपी वाला, सच्ची वाला, कॉपी वाला, सच्ची वाला, सेम आ रहे हैं क्या? अब फिर अलग आ रहे। अब बताओ आपका दिमाग ज्यादा खराब होगा नहीं होगा? बोले अब ज्यादा क्यों खराब हो रहा है? बोले अब तो डिसोसिएशन भी कंसीडर किया है, अब तो क्या किया है? तो फिर मेरा आंसर सही क्यों नहीं आ रहा? बताओ क्या गलती हो रही है? अब क्या गलती हो रही है? अब बताओ कोई। अच्छा अब सुनो, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं इसको, थोड़ा सुनते हैं। सोचो कि अगर आप इसमें डिसोसिएशन बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करते और अगर इसका 1 मोल ही लेते तो इसका आंसर क्या आता? बिना डिसोसिएशन कंसीडर किए
0.52। ध्यान दो, बिना डिसोसिएशन कंसीडर किया आ रहा है 0.52 और डिसोसिएशन कंसीडर करके आ रहा है 1.04, लेकिन असली आंसर आ रहा है 0.8। क्या असली आंसर इन दोनों के बीच में कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो मतलब डिसोसिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो इसका मतलब पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर पार्टिकल जस्ट डबल कर दोगे तो सीपी का आंसर पूरा डबल आता। अब ये डबल भी नहीं आ रहा, उतना भी नहीं आ रहा, दोनों के बीच का आ रहा है 0.8। इसका मतलब थोड़ा टूटा भी है और थोड़ा नहीं भी टूटा। अरे बोलो क्या? थोड़ा टूटा भी है, थोड़ा नहीं भी टूटा है। समझ में नहीं आ रहा। अरे थोड़ा टूटा भी है, थोड़ा नहीं भी टूटा है क्या? कैसे पता चला? एक बार मैंने बिना तोड़े देखा कि अगर मैं डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं करता तो आंसर क्या आता है? ये। फिर एक बार मैंने उसका पूरा टूटना मान के 2 कर दिए पार्टिकल डबल, तो आंसर आ रहा है ये विदाउट डिसोसिएशन और ये विद कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कंप्लीट डिसोसिएशन के आंसर के साथ आंसर ये, बिना डिसोसिएशन के आंसर ये, लेकिन असली में आंसर आ रहा है ना ये दोनों के बीच का। देखो वापस लिखता हूं मैं, यहाँ पे वापस लिखता हूं। यहां कंसीडर किया क्या? विदाउट डिसोसिएशन आ गया ये आंसर। अच्छा ये तो समझ आ रहा है ना, ये विदाउट डिसोसिएशन का आंसर है। अच्छा यहां लिख रहा हूं, ये आ रहा है विद, मतलब कैसा डिसोसिएशन? कंप्लीट डिसोसिएशन। अच्छा मैं यहां पे कंप्लीट वर्ड यूज कर रहा हूं। कंप्लीट क्यों? आपने एक के पूरे 2 कर दिए, इसका मतलब पूरा टूट गया, आ गया। लेकिन आंसर ना कंप्लीट वाला आ रहा ना विदाउट वाला आ रहा, दोनों के बीच का आ रहा। दोनों क्या ना? बीच का। इसका मतलब टूटा है कि नहीं टूटा है? तो थोड़ा टूटा और थोड़ा नहीं टूटा है। तो कैसा टूटा है? पार्शियली डिसोशिएट हुआ है। क्या हो रही है? तो फिर यानी कि अब सीपी निकालते समय अब एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। बताओ, आप चाहते हो कि आपके सीपी के आंसर बिल्कुल एकदम परफेक्ट आए, तो पहले तो आपसे क्या गलती हो रही थी? पहले तो आप डिसोसिएशन एसोसिएशन को ही नहीं मान रहे थे, चलो फिर उसको मानने लगे, फिर दोबारा फिर क्या गलती हुई? फिर आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि जो चीज ली है पूरी टूटी है या नहीं टूटी है। आप ऐसे तो ना हर बार पूरा टूटना ही ले लोगे। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम की भी कोई चीज होती है, आपने पढ़े होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब नहीं पढ़े तो सुनो, सारे सब्सटेंस पूरे नहीं टूटते हैं, कुछ पूरे टूटते हैं, कुछ अधूरे टूटते हैं। आ गया? जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं जैसे NaCl, जो कंप्लीट ब्रेक होंगे उनमें पूरी डबल हो जाएगी, जो बिल्कुल ब्रेक नहीं होंगे उनमें उतनी आ जाएगी, और जो थोड़े टूटेंगे थोड़े नहीं टूटेंगे उनमें बीच की वैल्यू आएगी। तो बताओ इसमें क्या वैल्यू आ रही है? बीच की वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? बीच की वैल्यू आ रही है। नहीं आ रही बात समझ? आ गया? तो अब मैं पूछता हूं, बताओ सीपी निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें? डिसोसिएशन को कंसीडर करोगे नहीं करोगे? करेंगे। साथ में फिर ये भी देखोगे कितना डिसोशिएट हुआ, कितना एसोसिएट हुआ, ये देखने की जरूरत है या नहीं देखने की जरूरत है? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कितना % टूट रहा है, कितना % जुड़ रहा है, और इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन। कितना % टूटा, 50% टूट रहा है या 70% टूट रहा है, कितना % टूट रहा है या पूरा 100% टूट रहा है, ये देखना पड़ेगा। यही सारी बातें आपको एसोसिएशन में भी देखनी पड़ेगी कि पूरा कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है या पार्शियल एसोसिएशन हो रहा है। आगे तो सीपी मेजर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो सॉलिड को चेक करना पड़ेगा, एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है, फिर कितना % एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। आगे अरे आ रहा नहीं आ रहा सर, इतना सब कुछ देखना पड़ेगा? हाँ बेटा इतना सब कुछ देखना पड़ेगा, इतना सब कुछ देखना पड़ेगा। तो छोड़ो ना फिर सर, इतना सब कुछ कौन ही देखेगा फिर, छोड़ो ना फिर। सब कोई ऐसी चीज दे दो ना जिससे ये सब देखना ना पड़े और मेरा आंसर एक बार में सही आ जाए। ऐसा कुछ दे दो क्या आपको? वैसे ऐसा कुछ दे दो आपको कि जिसमें ना तो आपको क्या देखना पड़े? डिसोसिएशन। जिसमें ना तो आपको क्या देखना पड़े? डिसोसिएशन एसोसिएशन। और साथ में ये भी ना देखना पड़े कितना हुआ कितना हुआ, ये भी नहीं देखना पड़े। अरे ध्यान दो, कितना हुआ ये भी नहीं देखना पड़े, समझ रहे हो? तो फिर इसके लिए एक साइंटिस्ट ने सोचा कि बच्चे ऐसे बहुत परेशान हो जाएंगे,
बच्चों के बारे में सोचा एक साइंटिस्ट ने? आ रहा नहीं आ रहा? अब बच्चों के बारे में सोचा, उन साइंटिस्ट का नाम है क्या? उन साइंटिस्ट का नाम है वेंट हॉफ। क्या है? वेंट हॉफ। और उन्होंने फिर एक फैक्टर दिया खुद के नाम से। क्या बोला उसको? वेंट हॉफ फैक्टर। क्या बोला? वो बोलता है बच्चों मेरे रहते तुम्हें कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। क्या? वेंट हॉफ के रहते हुए तुम्हें कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि क्या कितना टूट रहा है कितना जुड़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा फैक्टर दूंगा, क्या? जिसका नाम है आई। क्या नाम है? आई। बस उस आई की वैल्यू लाना और सीपी का आंसर घर बैठे सही बनाना। आईपी की वैल्यू से ही, इस आई की वैल्यू, वेंट हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू से ही सीपी के आंसर घर बैठे सही आएंगे। अब मैं कहता हूं घर बैठे कैसे सही आएंगे। देखो NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 दे रखी है वेंट हॉफ ने। क्या बोला? किलो NaCl की सीपी घर पे निकालना चाहते हो क्या? लो इसका आई ले जाओ। क्या ले जाओ? इसका आई ले जाओ। बोले कितना है? 2। अब आप आई को ले आए आई को। देखो अब आप सुनना, आप जब निकालते थे बिना डिसोसिएशन तो आपके सीपी का आंसर पहली बार में क्या आया था? 0.52 आया था क्या? अरे 0.52 आया था ना। ये वाली सीपी कौन सी सीपी थी? ये कौन सी सीपी थी? घर पे बनाई हुई। अरे कौन सी बनाई हुई? घर पे। फिर आपने जब लेबोरेटरी में बनाई थी वो सीपी क्या आई थी? वो आपकी 1.04 आई थी। क्या आई थी? 1.04 आई थी। क्या आ गया? तो आप देखो यहां पे क्या हुआ होगा। 0.52 तो आप घर पे ही बना लाए थे, इसको आपने किससे इंटू कर दिया तो आपका आंसर घर वाला वो जो लेबोरेटरी वाला मैच कर गया। नहीं मैच कर। ये 2 क्या था? ये 2 यहां से लेके आए। 2 कहां से लेके आए? इस 2 को नाम दिया वेंट हॉफ फैक्टर। इसको किससे मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया? ये वेंट हॉफ फैक्टर तो खुद है। इसको किससे इंटू करने से आपका आंसर, जो आपकी कॉपी में बनी थी, कौन सी वाली? थ्योरेटिकल वाली। यानी थ्योरेटिकल वाली सीपी को अगर आई से इंटू कर दिया जाए तो फिर वो ऑब्जर्व वाली बनने लग जाती है। कौन सी बनने लग जाती है? बताओ क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? ये वाली बात थोड़ी कम बैठी ना आपके? ये वाली बात थोड़ी कम बैठी ना? दोबारा सुनो NaCl के लिए। NaCl के मैं फिर पूछता हूं, बताओ NaCl की थ्योरेटिकल सीपी क्या थी? अरे बताओ NaCl की थ्योरेटिकल सीपी की वैल्यू क्या आई थी? 0.52। और ऑब्जर्व सीपी की वैल्यू क्या आई थी? बताओ ऑब्जर्व सीपी कितनी आई थी? ऑब्जर्व आई थी आपकी 1.04। अब मैं चाहता हूं इसी को 1.04 बनाना, तो कितने से इंटू कर दूं? और 2 को क्या बोला गया? तो मैंने लिखा आई, क्या? वेंट हॉफ फैक्टर। और यहां लिखा मैंने डेल्टा टीवी थ्योरेटिकल। कौन सा? बताओ मैं अगर थ्योरेटिकल वाले सीपी को आई से इंटू कर दूं तो क्या वो ऑब्जर्व वाला आंसर दे देगी क्या मेरे को? हाँ। कैसे? थ्योरेटिकल सीपी कितनी थी? 0.52। आई कितना बताया किसी ने आपको? 2। तो बताओ ऑब्जर्व सीपी का आंसर आ गया क्या आपका घर पे ही? 1.04 घर पे आ गया क्या आपका आंसर? क्या पता इसके लिए लेबोरेटरी जाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं आई बात समझ? आ गया क्या ये आई वाला आंसर? और सुनो आपको अभी थोड़ा कम बैठा है, अभी थोड़ा कम बैठा है और बिठाते हैं इधर बिठाए तो। कौन सा वाला? एसिडिक एसिड वाला। अब एसिडिक एसिड वाला देखो, आपने जब एसिडिक एसिड पे काम किया था तो आपकी पता है डेल्टा टीबी, बताओ घर वाली कितनी आई थी याद है क्या आपको? 4.9 केल्विन। अरे आई थी नहीं आई थी 4.9 केल्विन। अब बताओ आपकी जब ऑब्जर्व वाली आई थी वो कितनी आई थी? वो आई थी 2.45। अब वापस सुनना, मैं चाहता हूं कि इस थ्योरेटिकल वाले को ही ऑब्जर्व बना दूं। बताओ थ्योरेटिकल वाले को ऑब्जर्व के इक्वल लाने के लिए मैं चाहता हूं, देखो इधर लिखा मैंने क्या? ऑब्जर्व। इधर लिख रहा हूं मैं क्या? थ्योरेटिकल। मैं चाहता हूं दोनों बराबर हो जाए। दोनों क्या हो जाए? बराबर। क्या करूं जिससे दोनों बराबर हो जाए? तो यहां क्या करूं? 2 कर दूं क्या? 2। ये 2.45 है, सॉरी ये 4.9 है, ये 4.9 है और ये 2.45 है। क्या करूं जिससे कि ये बराबर हो जाए?
तो आप बोलो सर हाफ से इंटू कर दो, 1/2 से इंटू कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा चीज लगाई है यही क्या है, ये आई है, यही क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर आ गया। अगर आपको कोई घर पे ही बताया था कि इसका आई हाफ रखो और फिर काम करो, तो बताओ क्या आपका घर वाला आंसर सही नहीं आता? बिल्कुल सही आता आंसर, आ गया। तो बताओ आप जो भी सीपी थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हो वो कभी सही नहीं आएगी। क्या साथ में देखना पड़ेगा? आई लगाओगे तो आई के साथ फिर ये करोगे तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, आ गया। इसका मतलब आई ने क्या कंसीडर कर रखा है? आई ने डिसोसिएशन, एसोसिएशन सब कंसीडर कर रखा है। आ गई बात समझ में? अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अब आप बोलो सर इसमें लगा के दिखाओ आई, इसमें भी आई लगा के दिखाओ, आ गया। तो आप बताओ आपकी बिना डिसोसिएशन की कितनी आ रही थी? 0.52। कितनी आ रही थी? 0.52, आ गया। अब मैं चाहता हूं इसको क्या कर दूं? 0.8 के बराबर ला दूं। तो वापस ऐसी चीज करो, इधर करो। बताओ ऑब्जर्व वाले क्या थी? ऑब्जर्व आ रही है 0.8, क्या 0.8, और थ्योरेटिकल क्या आ रही है 0.52। बताओ यहां पे इसको किसी न किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जिससे कि क्या बन जाए 0.8, क्या बन जाए 0.8। तो बताओ उस फैक्टर को क्या बोलेंगे? वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये वैल्यू आपको दी जाएगी, ये वैल्यू आपको क्या की जाएगी? दी जाएगी, जिससे कि 0.8 बन जाए। जैसे कि अभी मान लो अभी पता करने में कितनी बनेगी, कितनी बनेगी अभी, कितनी बनेगी? क्या इंटू करो जिससे कि 0.8 आ जाए, क्या इंटू करो जिससे 0.8 आ जाए। अगर एक बार के लिए इसको मैं 5 मान लो तो 1.6 से इंटू कर लेना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बताओ, बोलो बोलो बोलो। अरे एक बार के लिए मैं इसको 0.5 मान लेता हूं तो 1.6 से इंटू करना ठीक रहेगा। इसका मतलब आई की वैल्यू 1.6 है, तभी आंसर आपका बराबर बैठ गया। नहीं यही बात समझ? अरे कुछ आया क्या? यहां से वेंट ऑफ फैक्टर का जन्म हुआ। बताओ अब वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर दो, अब वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर दो। बताओ बताओ क्या बनेगा वेंट ऑफ फैक्टर? अब तक क्या बना वेंट ऑफ फैक्टर के नाम पे? अभी तक आपने क्या बनाया कि ये ऑब्जर्व सीपी होती थी और ये थ्योरेटिकल सीपी होती थी। ऐसे तो ये इक्वल नहीं आती थी, लेकिन आई से इंटू करने के बाद क्या आती है? ये इक्वल आती है, आ गया। तो बताओ ये इधर कौन सी सीपी? ऑब्जर्व। इधर कौन सी? थ्योरेटिकल। किससे इंटू करने से बराबर आई? आई से। तो क्या यहां फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? देखना मैं पूछता हूं आपसे, क्या एक फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये फॉर्मूला लिख देंगे? देखना, यहां लिखता हूं मैं ऑब्जर्व सीपी और यहां लिखता हूं मैं थ्योरेटिकल सीपी और यहां करते हैं आई से इंटू। क्या करते हैं? आई से इंटू। तो क्या सही है कि यही कर रहे हैं अपन इतनी देर से? थ्योरेटिकल सीपी को किससे इंटू करने से? आई से इंटू करने से क्या बन जाती है? ऑब्जर्व सीपी बन जाती है क्या? अरे ऑब्जर्व सीपी बनती है तो यहां से आई का फॉर्मूला तैयार कर लो। ऑब्जर्व सीपी अपॉन में क्या? थ्योरेटिकल सीपी। ऑब्जर्व सीपी अपॉन में थ्योरेटिकल सीपी। बताओ वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? क्या बना? ऑब्जर्व सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी। क्या बात है समझ में आई? सर आज तो मामला ऐसे उलझा दिया है आपने, ऐसा लग रहा होगा आपको कि आज तो खूब सारा उलझ गया, आज तो पता नहीं क्या क्या ही पढ़ा रहे हो आप। मैं सारे मामले को सुलझाता हूं, आप देखो सारे मामले को सुलझाता हूं। थोड़ा सा 5 मिनट में आप पूरा इसका कंक्लूजन देखें। वेंट ऑफ फैक्टर आ चुका है। अरे क्या आ चुका है? वेंट ऑफ फैक्टर आ चुका है, आ गया। अब यहां एक चीज और देखो, वेंट ऑफ फैक्टर अभी जो अपन ने एसिड का बनाया वो पूरा 2 नहीं बना है, मतलब 2 नहीं बना है, 2 से थोड़ा कम बन रहा है। 2 कब बनता? देखो NaCl का कितना बना था? NaCl का पूरा 2। क्यों? क्योंकि वो पूरा टूटता है तो उसके पार्टिकल पूरे डबल होते हैं। वो पूरा टूटता है, उसके पार्टिकल पूरे डबल होते हैं। बताओ यहां पे 2 नहीं आ रहा, 2 से थोड़ा कम आ रहा है, इसका मतलब वो पूरा नहीं टूटा है। आगे वाली बातें समझ। चलो अब ये सारी बातें मैं वापस से बता दूं, 5 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं। ध्यान दो, कल से आज तक जो भी चल रहा था, कल से आज तक जो भी हुआ उसको सुनना। कल से लेकर आज तक जो भी हुआ, देखो आप सीपी मेजर करने चलती थी आनंद फानंद में, ध्यान दो,
आप क्या करते थे, सीपी मेजर करते थे। फिर आपकी कॉपी वाली सीपी के आंसर एक बार सही आते थे, बाद में 2 बार गलत आते थे। यानी कॉपी वाले आंसर, कॉपी में जो निकालते थे वो आंसर रॉन्ग आने लग गए थे आपके। तो आपसे क्या गलती हो रही थी, आपसे क्या गलती हो रही थी, आप डिसोसिएशन को कंसिडर नहीं करते थे, आप एसोसिएशन को कंसिडर नहीं करते थे। तो आपको एहसास हुआ ये कंसिडर करने पड़ेंगे। बोले क्यों, कि डिसोसिएशन में पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो सीपी का आंसर क्या होता था, बढ़ के आता था, सीपी का आंसर बढ़ के आता था। अच्छा, सीपी बढ़ के आता था इसलिए मोलर मास क्या होता था, कम होता था। मोलर मास कम आता था और ये कम वाला एबनॉर्मल कहलाता था। कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, आ गया, बराबर आना चाहिए। अरे बताओ, कोई भी चीज कम ज्यादा आएगी तो दिक्कत है। आपने मान लो बॉडी का चेक कराया, मान लो बीपी चेक कर रहे हो, आपका बीपी ज्यादा आ गया तो भी दिक्कत है, कम आया तो भी दिक्कत है, हर चीज में दिक्कत ही है ना यार, मेरी बात समझ में। तो वैसे ही तो एमबी ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए। कम आया तो भी एबनॉर्मल, ज्यादा आया तो भी एबनॉर्मल। तो ये हो गई। फिर आपने लिखा एसोसिएशन। बताओ, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो सीबी का आंसर भी क्या आएगा, कम। तो मोलर मास क्या होता था, ज्यादा, और ज्यादा वाला भी क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल। क्या ये बातें समझ में आ गई थी आपको? फिर चलो आपने लिखा, चलो ठीक है डिसोसिएशन कंसीडर करूंगा, डिसोसिएशन कंसीडर करूंगा। तो आपने NaCl में डिसोसिएशन कंसीडर किया। अब घर पे कर रहे थे आप, तो घर पे आपके आंसर सही आ गया, डेल टीबी का आंसर पूरा परफेक्ट 1.04 आ गया। लेकिन जब यही बात आपने किसके लिए की, CH3COH के लिए की, तो आपका आंसर अब डबल नहीं आ रहा। अब आपका आंसर डबल भी नहीं आ रहा, उतना भी नहीं आ रहा। अच्छा, पहले आपका आंसर NaCl में कितना था, 0.52, पहले 0.52 आता था, बाद में आपने 2 लगाया। 2 क्यों लगाया, डबल कर दिए पार्टिकल, पार्टिकल डबल करते आपका आंसर सही आने लगा। ऐसे इसका भी पहले आंसर आपका 0.52 होता था, आपने सोचा इसको भी डबल कर देता हूं कि ये भी टूट के 2 ही तो दे रहा है, आपने इसको भी डबल कर दिया, आपका आंसर 1.04 आया। आपका 1.04 आया, लेकिन असली में 0.8 आया। अब यहां दिक्कत हो गई। अगर डिसोसिएशन नहीं कंसीडर कर रहे थे तो 0.52, कंसीडर कर रहे हैं 1.04, लेकिन आंसर ना तो कंसीडर किया हुआ आया, ना बिना कंसीडर किया हुआ, बीच का आ गया। इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ है या नहीं हुआ है, बताओ, यहां से बताओ, डिसोसिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। डिसोसिएशन हुआ तो है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब पूरा नहीं हुआ, अब पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, सर मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, ऐसे तो क्या हो जाऊंगा। तो आपको पागल होने से बचाने के लिए वेंटो फैक्टर को लाया। किसको लेके आए, वेंटो फैक्टर। अब वेंटो फैक्टर ऐसी चीज है कि आपका ऑब्जर्व आंसर घर बैठे ही सही आएगा। क्या आएगा, बोले आप घर बैठे कोई भी आंसर निकालो, ये ना आपका कॉपी वाला आंसर। कौन सा आंसर, कॉपी वाला आंसर। कौन सा, उस कॉपी वाले आंसर में मेरा फैक्टर इंटू कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब कॉपी वाले आंसर का मतलब कौन सी सीपी, थ्योरेटिकल सीपी, थ्योरेटिकल सीपी। अब आपका फॉर्मूला ये बन चुका है, ऑब्जर्व सीपी के लिए आपका फॉर्मूला ये बन चुका है, आई इंटू डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। अब आपने पहले इस फॉर्मूले को लगाया किसके लिए, NaCl के लिए। तो आप पूछो वेंटो से, बताओ NaCl की आई की वैल्यू बताओ, वो आपको बोलेगा 2 रख ले बेटा। क्या बोलेगा, 2 रख ले। बोले ये तो मैंने निकाल रखी, इसकी टेंशन मत लो वेंटो सर। आप वेंटो को क्या बोल देना, ये तो मैंने निकाल रखी है। बोले कितनी, 0.52। बोले बस, तो ये तूने निकाल रखी, वेंटो का फैक्टर मैंने दे दिया, अब तेरा आंसर चेक कर ले जाके, सही आएगा। बोले लेबोरेटरी में जाके चेक कर लू क्या, बोले तू अब लेबोरेटरी में जाके चेक कर ले। फिर आपने लेबोरेटरी जाके इसको चेक किया, सही आ गया, ठीक है, NaCl का हो गया। फिर आपने CH3COH के लिए किया यही काम। अब जब आप CH3COH के लिए करते हो यही काम, तो CH3COH के लिए आपका आंसर कितना आता है, 0.8। यहां करता हूं। अब आप वापस बोलोगे क्या, किसको बोलोगे, वेंटॉफ को। बोले लो आई इंटू डेल टीबी, कौन सी, थ्योरेटिकल। अब वापस किससे मांगना, वेंटॉफ से बोलना, लो 2 बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। तो आपका मन कर रहा होगा 2 रख लूं, आप खुद बोल रहे हो वेंटॉफ से 2 रख दूं क्या, इसकी वैल्यू 2 रख दूं क्या। बोले ना बेटा ना, ऐसे नहीं चलता, ये ऐसे नहीं चलता। तो आप बोलना पलट के, क्यों अभी आपने NaCl में तो 2 रखवाई है, NaCl में तो 2 रखवाई है,
वो 2 में टूट रहा था, उसकी वैल्यू 2 रखवाई, ये भी 2 में टूट रहा है, इसकी वैल्यू 2 रखवा दो। बोले ऐसे नहीं होता, इसमें ये भी देखा जाता है पूरा टूटा कि नहीं टूटा। तो फिर आप ही बताओ क्या रखूं? बोले 1.6 रख। क्या रख? 1.6 रख, और फिर देख तेरा आंसर सही आता है कि नहीं आता। इसको 0.5 के मान के आंसर किया, ये 0.8 आंसर है। तो वेट ऑफ फैक्टर ने आपको क्या चीज दे दी कि अगर आप उसका फैक्टर यूज करते हैं, उसका फैक्टर यूज करके फिर आप चाहे कॉपी में निकालो, इनटू कर दो, आपके आंसर सही आने लग जाएंगे, आपके आंसर सही आने लग जाएंगे। नहीं यही बात समझ? अब मुझे एक चीज बताओ, अरे रुको रुको, आप जो ये 0.52 लाते थे, आप जो ये 0.52 लाते थे, आप सुन नहीं रहे? ये 0.52 लाने में आपने एक फॉर्मूला लगाया था क्या? तो जिनको ज्यादा जल्दी हो पहले निकल लो, फिर ऐसा करो। मैं आपको बता दो अभी कितना टाइम हुआ, मोबाइल में टाइम देख के तो एग्जैक्ट 5:04। मैं 5:10 तक ही पढ़ाऊंगा। देखो अब 6 मिनट अगर आप रुक सकते हो तो रुको, नहीं तो फिर निकल लो फिर आप लोग। लेकिन इस 6 मिनट में आप 12 बैग टाकना, नोट्स रखना, आपस में बातें करना, ये मत करना कि अभी 6 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया कि कंक्लूजन निकलने का टाइम है, उस टाइम पे आप ध्यान देते नहीं हो। नहीं आई बात सुनिए, फिर पूरे 1.5 घंटे की मेहनत बेकार। ध्यान दो बेटा। बताइए 0.52 वाला मैंने कल से तैयार कर रहा हूं। 0.52 का फॉर्मूला, ये वैल्यू कहां से ला रहे थे? कहां से ला रहे थे? क्या आप एमकेबी लगाते थे क्या? एमकेबी लगा लगा के तो लाते थे ना आप यार। एमकेबी लगा के आपका 0.52 आता था, और उसमें आई और लगाओ तो सही आंसर आएगा। अब बताओ केवल एमकेबी से आपका सही आंसर आ रहा है क्या? हमेशा एमकेबी से कभी आंसर सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आपका सीपी का आंसर हमेशा कब सही होगा? जब आप क्या साथ में लगाओगे? आई और लगाओगे। तो आप बताओ सही आंसर चाहते हो कि गलत आंसर चाहते हो? तो अब से बताओ डेल टीवी का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं, अगर अब मैं पूछूं बताओ डेल टीवी, आज तक डेल टीवी का फॉर्मूला आप क्या बोलते थे? आप क्या बोलते थे डेल टीवी का फॉर्मूला? आप बोलते थे एमकेबी। यही रटवाया मैंने याद भी यही करवाया। लेकिन इसमें तो धोखा हो गया ना, ये कई बार धोखा दे चुका। अब बताओ कब धोखा नहीं देगा? अगर इसमें आईओ लगा दे और फिर क्या बोले, अब आपका डेल टीवी का आंसर हमेशा सही आएगा क्या? बताओ हमेशा सही आएगा। अगर आप आई के साथ काम कर रहे हो तो आपके सीपी का आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। क्यों? आई ने बताया ना, देखो 1.6 रख ले सही आंसर, 2 रख ले सही आंसर, हाफ रख ले सही आंसर। सही आंसर किससे आता है? आई काम में लेने से आता है, और आई को काम में नहीं लेते हैं तो गलत आता है, कभी कभार ही सही आता है। फिर बताओ तो सीपी का आंसर किसके साथ सही आएगा? आई के साथ ही सही आएगा क्या? आई के साथ ही सही आएगा। तो बताओ अब से डेल टीवी का फॉर्मूला क्या याद करना? एमकेबी या आईएमकेबी? आईएमकेबी। क्या? आईएमकेबी। अब अगर ये काम आपने डेल टीवी में कर लिया तो भाई साहब ये सारी सीपी में होगा काम। बताओ अब डेल टीवी का फॉर्मूला अब क्या बोलना? एमकेएफ तो आप याद करते थे अब तक, अब लेकिन क्या और लगाना? आईएमकेएफ। क्या? ये देखो सीपी के नए फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं विद आई। बताओ क्या जरूरत है नए फॉर्मूलों की? बताओ नए फॉर्मूलों की क्या जरूरत है? हमेशा सही आंसर के लिए। बताओ आरएलवीपी आज तक क्या याद कर रखा है? एक्सवी। लेकिन आज से क्या याद करोगे? आई एक्सवी। क्या याद करोगे? आई एक्सवी। और बताओ पाई का कौन सा फॉर्मूला याद कर रखा आपने? अब तक आपने क्या याद कर रखा है? सीआरटी। लेकिन अब से क्या याद करना? आईसीआरटी। क्या याद करना? आईसीआरटी। एनसीआरटी या आईसीआरटी? क्या बताओ चारों सीपी के फॉर्मूले मॉडिफाइड करने पड़ गए क्या आपको? क्या बताओ चारों सीपीओ के फॉर्मूले मॉडिफाइड करने पड़े नहीं पड़े? क्यों मॉडिफाइड करने पड़े? सही आंसर लाने के लिए। और सही आंसर किससे आएगा? आई लगाने से। क्यों? आई के अंदर क्या है भाई साहब? आई के अंदर सब है। डिसोसिएशन है उसके अंदर, हाँ। एसोसिएशन है, हाँ। कितना हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, सब उसके अंदर है। आई अपने अंदर सब लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? सब लेके बैठा है। इसलिए आज के बाद कोई भी सीपी बिना आई के नहीं बनाना। आ गया? अब सारी बातें छोड़ो, अब मैं तो पूछता हूं, बताओ अगर आपको सीपी मेजर करनी है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखोगे?
आप बोलो सर मैं डिस्टोर्शन का ध्यान रखूंगा, एसोसिएशन का ध्यान रखूंगा, तीसरी बात फिर कितना हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, कितना परसेंट हुआ, थोड़ा छोड़ो ने सारी बातें, आई का ही ध्यान रख लो, एक ही चीज का ध्यान रख लो। वो अपने अंदर सब चीजों को लेके बैठा है, वो डिस्टोर्शन एसोसिएशन कितना हुआ, कितना हुआ, सब आई के अंदर लेके बैठा वो। इसलिए क्या बोला जाता है, आज के बाद बिना आई के कोई सीपी मत बोलना। क्या नहीं बोलना, बिना आई के कोई सीपी नहीं होती। क्या क्या लाइन बनेगी, बिना आई के कोई सीपी नहीं होती, और मोलर मास में आई की जरूरत नहीं होती। लाइन मिलती जुलती आई है तो कहीं से, ये तो कहीं से मिलती जुलती लाइन बन रही है। बिना आई के क्या नहीं होती, और अभी आगे जाके सीखेंगे मोलर मास में आई की जरूरत नहीं होती। वो क्यों आएगा वो कल पता चलेगा, मोलर मास में आई की जरूरत क्यों नहीं होती। लेकिन मुझे बताओ कि आपको बिना आई के सीपी बनानी चाहिए क्या? क्या बिना आई के सीपी बनानी चाहिए क्या? बिना आई के सीपी नहीं होती। आपको समझ में गया आई की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि बिना आई के आप सीपी बनाओगे तो कॉपी वाला आंसर लेबोरेटरी आंसर मैच नहीं करता है। मतलब अब थोड़ा मैंने कंक्लूड किया तो थोड़ा कुछ मामला बैठा क्या आपके, कुछ बैठा कि नहीं बैठा, आ गया? तो बताओ फिर, फर्स्ट सीबी, फर्स्ट सीबी, लास्ट सीबी, बेस्ट सीबी, बीच की दो ईबीपी बीएफपी। अब फॉर्मूले बोलने हैं, आर एल वीपी इक्वल्स टू आई एक्स बी, डेल टीवी इक्वल्स टू आई एम के बी, डेल टी एफ इक्वल्स टू आई एम के, और पाई इक्वल्स टू आईसीआरटी, एनसीआरटी या आईसीआरटी, आईसीआरटी, पाई इक्वल्स टू आईसीआरटी। और आज के बाद बिना आई के कोई सीपी नहीं बोलना। क्या? बिना आई के कोई सीपी नहीं होती।